प्रियजीत दास आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ रूट लोकस। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी एक रूट लोकस का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आज भी हम वही रूट लोकस प्रॉब्लम में कैसे कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल में कैसे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं और वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं रूट लोकस को, और एक प्रॉब्लम के साथ हम आए हैं। ठीक है, तो मान लो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस गिवन है के डिवाइडेड बाय एस होल इनटू ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बताया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन केस में क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन एंड फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो एच एस हैविंग यूनिटी, यहाँ पे एच एस यूनिटी फीडबैक है और इसमें फाइंड आउट करना है, ड्रॉ रूट लोकस ड्रॉ करना है और इसमें के का भी रेंज फाइंड आउट करना है सिस्टम स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले इसको क्या करना है, स्टेप 1 प्लॉट दी पोल्स एंड जीरोस। तो यहाँ पे पोल्स कहाँ होगा, पोल्स आर एट, एक देखो ये और इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू जीरो, तो यहाँ पे पोल्स कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा एस इक्वल 0 और इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे दो रूट्स मिलेगा, -2 प्लस j2 और -2 माइनस j2, दो रूट्स मिलेगा और बोल सकते हो -2 प्लस माइनस j2। ठीक है, तो ये दो रूट्स मिलेगा, दैट मीन्स पोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये था। तो हमें जैसे कि हमें एस पता है कि एस प्लेन क्या है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे तो इमेजिनरी एक्सिस क्या है, जे एक्सिस। ठीक है, तो J1 J2 J3 J4 J5 और यहाँ -J1 -J2 -J3 -J4। ठीक है, और यहाँ पे पोल कहाँ है, ओरिजिन पे एक है। ठीक है, ओरिजिन में एक पोल है, मान लो यहाँ पे -1 -2 और कहाँ पे है, -2 प्लस J2 -2 प्लस J2 -2 प्लस J2, यहाँ पे एक है और -2 माइनस J2 यहाँ पे एक और। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दो पेयर ऑफ पोल्स निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर लेफ्ट से शुरू करेंगे, चेक करेंगे नंबर ऑफ रूट्स एट द राइट साइड इवन है और ऑड है, अगर ऑड है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर इवन है तो नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ही रूट से राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, इस तरफ देखें तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड है, तो टोटल एंटायर जो है लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ये टोटल होगा आपका रूट लोकस का पाथ होगा। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या है, एंटायर लेफ्ट हाफ इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस।
ठीक है। तो रूट लोकस का जो ये है ये पूरा एंटायर लेफ्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 हमें ये करना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, और बोल सकते हो नंबर ऑफ रूट लोकी, ठीक है। तो स्टेप 3 ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, और ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, और इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ रूट लोकी कैलकुलेट करना है। तो ये हमें पता है, ये क्या है, अगर p ग्रेटर देन पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ जीरोज, तो दैट मीन्स n इक्वल टू p। पिछले क्लास में बताया था, अगर 0 ग्रेटर देन पोल है, नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन पोल है, तो n इक्वल टू z है। और अगर पोल्स और जीरोज, नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज इक्वल है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू p इक्वल टू z। तो ये होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जो कि हमें इसी हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने ब्रांच है रूट लोकस का, नंबर ऑफ रूट लोकी क्या है, ठीक है। तो इस केस में हमें कितना मिला था, नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 3 है, और जीरो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे पोल्स ज्यादा है 0 से, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या होगा, 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 3। अब जो है हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड जहां पे एसिम्प्टोड ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो स्टेप 4 सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को किसमें ये करते हैं, सिग्मा है। तो सेंट्रोइड इक्वल, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ 0 डिवाइड बाय p माइनस z, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा ए इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स कहाँ कहाँ था, 0 माइनस 2 प्लस j2 और -2 माइनस j2, और नंबर ऑफ जो 0 है, सम ऑफ 0, तो वो तो 0 है, और p माइनस z, p कितना है, नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस j2 माइनस j2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज -1.3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप 5 क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स फाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई p माइनस z, ठीक है। और k यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, p माइनस जेड के ऊपर। दैट मीन्स p माइनस जेड जितना होगा, तो उस यहाँ पे p माइनस जेड कितना है, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। यहाँ पे इसका मतलब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होगा, 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेगा। 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेगा, तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ यही होगा, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। अगर 4 होता, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर k इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, k इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2, ये फॉर्मूला है। k का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 0 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ध्यान में रखना। तो ये कितना हो गया एंगल, 60 डिग्री। k इक्वल टू 1 के केस में फाई 2 कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1, 2k का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई p माइनस जेड, ठीक है, इंटू 180
180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। और k इक्वल 2 के केस में 5 3 2 इंटू 2 के जगह 2 प्लस 1 3 माइनस 0 इंटू 180 दैट इज 300। ठीक है, तो 3 एंगल ऑफ एसिम्पटोट जैसे कि बताया था डिपेंड करता है p माइनस जेड के ऊपर। एंगल ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स दैट इज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन p एंड z, पोल्स एंड नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये था स्टेप 5। तो जैसे बताया आपको सेंट्रोइड कहां पे है -1.33, माइनस मान लो यहाँ पे -1.33। तो यहाँ से एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स जब ब्रेकआउट करेगा रूट तो उसको पाथ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो रूट लोकस का पाथ को डायरेक्ट करेगा, तो वो है एंगल ऑफ एसिम्पटोट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट -1 पर मान लो यहाँ पे -1 ये है, -1.33 ये हो गया। और कितना एंगल है 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300, 60 180 300। तो 60 डिग्री मान लो ये, ठीक है, तो ऐसे करके 60 डिग्री हो गया। ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये 60 डिग्री हो गया। और ये जो है ये क्या है 180 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया 300 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री ये लेफ्ट हाफ में चला जाएगा डायरेक्शन में एंगल ऑफ एसिम्पटोट एक, और 300 डिग्री ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक एंगल ऑफ एसिम्पटोट हम इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ एसिम्पटोट चला जाएगा। तो ये थोड़ा ठीक है, तो ऐसा करके चलो। नेक्स्ट क्या है सेंटर्ड। सेंटर्ड के बाद हम नहीं, नेक्स्ट क्या है ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 6। ब्रेकआउट पॉइंट। तो ब्रेकआउट पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको बताया था 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। तो 1 प्लस GSHS k डिवाइडेड बाई s होल इंटू स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इक्वल टू 0। और s होल इंटू स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 प्लस k इक्वल टू 0। ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एस क्यू प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k इक्वल टू 0। और k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एस क्यू माइनस 4s स्क्वायर माइनस 8s। ठीक है, और dk बाई ds क्या हो जाएगा, dk बाई ds फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 3s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 8। तो अगर dk बाई ds को अगर इक्वेट करेंगे 0 में, तो dk बाई ds इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा s इक्वल टू -1.33, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें तो -1.33 प्लस माइनस j 0.943 के करीब आएगा, 3 4 ऐसा करके 944 और 3 के करीब आएगा। तो ये s का वैल्यू यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया। लेकिन आपको पता है कि ब्रेकआउट पॉइंट हम हमेशा क्या कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे चेक करेंगे। तो ब्रेकआउट पॉइंट ये जो है, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है क्या, ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ होगा, रूट जब अननोन पैरामीटर वेरी करेगा
तो रूट क्या होगा, रूट आपस में मान लो दो रूट्स है आपस में मूव करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा रूट्स क्या करेंगे, रियल एक्सिस से ब्रेक करके इमेजिनरी एक्सिस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म है, तो ये इसका मतलब ये ब्रेकआउट पॉइंट हो ही नहीं सकता। -1.33 जे टर्म में है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये था इसका मतलब ब्रेकआउट पॉइंट रियल एक्सिस में ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे कि आपको बताया 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। तो ये जो 1 प्लस GSHS में हमें कौन सा इक्वेशन मिला था, ये वाला क्या हो जाएगा, SQ। हम दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, SQ प्लस 4S² प्लस 8S प्लस K इक्वल टू 0। ये हम सॉल्व किए थे ब्रेकआउट पॉइंट कैलकुलेट करने के समय। ये था क्या था, ये 1 प्लस GSHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर पार्ट को जब इक्वेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का 0 के साथ, तो वो होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको राउथोरियस क्राइटेरियन के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, SQ ऑड के टर्म में है, तो इसको इसका कोएफिशिएंट और सारे ऑड कंपोनेंट्स का एक रो हो जाएगा। जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, देन 8, देन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, देन S1 क्या हो जाएगा, S1 कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 इंटू 8 माइनस 1 इंटू K डिवाइडेड बाई 4। तो 32 माइनस K डिवाइडेड बाई 4। और S0 S टू द पावर 0 दैट इज ये 32 माइनस K इंटू 4 माइनस 4 इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो 32 माइनस K डिवाइडेड बाई 4 इंटू K डिवाइडेड बाई दिस मच। तो ये इसको डिवाइड करें तो क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये K मिलेगा। तो एक चीज यहाँ पे आपको बताया था, अगर कोई कंप्लीट रो 0 हो जाता है तो उस केस में क्या है, कंप्लीट रो इस केस में कब 0 होगा, अगर K का वैल्यू 32 हो जाएगा, K का वैल्यू अगर 32 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो S टू द पावर 1 का वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे इस रो में, तो ये कंप्लीट रो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसके जो रो कंप्लीट रो 0 हो गया, इसको एबव को ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे जब इसको लिखते हैं ये जो है इस रो को ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन AS इक्वल टू ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का है 4A² प्लस K, और K का वैल्यू क्या है, दैट इज AS इक्वल टू 4A² प्लस K का वैल्यू कितना है 30। ठीक है, तो K का वैल्यू अगर 32 है, अगर इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, AS इक्वल टू एक पॉइंट ऐसा आएगा प्लस माइनस J2.83 ऐसे आएगा, प्लस माइनस 2.83 J2.83 ये आएगा। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट पॉइंट है ही नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इससे एक चीज है, हम जो पिछले क्लास जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे उसमें सिंपल पोल था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट नोट करना है, जो ये है J2.83 प्लस माइनस J2.83 कहाँ होगा 2.83, मान लो ये और 2.83। ठीक है, ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। तो ये इसमें हमें क्या निकालना है, एक और पॉइंट है जो कि है एंगल ऑफ डिपार्चर।
स्टेप 8, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं फाई डी इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर किस लिए निकालेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल्स है तो उसके केस में हमें एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ जीरो तो है ही नहीं इसमें, तो ये वाला जो है एंगल ऑफ पोल्स हम निकालेंगे। एंगल ऑफ पोल्स कैसे निकालेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल्स है यहाँ से सारे अदर पोल्स का कितने एंगल में उसको टच कर रहा है, तो वो जैसे है, जैसे यहाँ पे एक ओरिजिन में एक पोल है, एक ओरिजिन में पोल है, तो ये जो ओरिजिन में पोल है ये कितना डिग्री में इसको ये कर रहा है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो एंगल है ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये 5P1 है और ये दूसरा ये है और ये मान लो 5P2। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर 180 माइनस ये जो एंगल है 5P1 कैसे निकालेंगे, 5P1 इक्वल टू 180, ये टोटल एंगल क्या है 180 माइनस tan इनवर्स, ये tan थीटा क्या है P/B, P क्या हाइट है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, ये जो है 2, तो ये जो मिलेगा 180 माइनस ये tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5P1, ये मतलब ये जो एंगल है ये है 135 डिग्री में इस पोल से ये 135 डिग्री एंगल में टच कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे 5P2, तो हमें मेनली क्या निकालना है सम ऑफ एंगल, मतलब हम एक कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल ले लेंगे, उससे सारे जो पोल्स है उसका एंगल कितने में, वो उस एंगल में कितने एंगल में उस पोल को एंगल टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5P2 हम क्या निकालेंगे, 5P2 देखो ये तो पता चल रहा है कि ये जो है 90 डिग्री पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे 180 माइनस, तो कितना हो जाएगा 5P1 प्लस 5P2, दैट इज 180 माइनस 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 225, दैट इज माइनस 45 डिग्री। ठीक है, माइनस 45 डिग्री, ये किस केस में है, इसके इस पोल के लिए केस में है। अगर ये यहां से ध्यान में रखना, इस पोल ये कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल से अगर इसके लिए माइनस 45 हो रहा है, तो ये किसके लिए है, ये किस पॉइंट के लिए, जैसे 5D किस केस में 5D इन केस ऑफ -2 प्लस J2 के लिए, और दूसरा जो होगा -2 माइनस J2 वो होगा ऑपोजिट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये -45 डिग्री में अगर हो रहा है एंगल ऑफ डिपार्चर, ये ऑफकोर्स ये प्लस 45 डिग्री होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई होता, यहाँ पे एक पोल यहाँ पे होता, तो ये कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये एंगल है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स मान लो ये 3 है, ठीक है 5P3 तीसरा पोल है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये डिस्टेंस कितना है, हाइट क्या है 2 P/B 2, और बेस यहाँ पे कितना है, ये 4, मान लो ये 4 है, ये 2 है, और मान लो ये 5, ये जो है यहाँ से 5 है। ठीक है, तो ये जो एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा
हाइट कितना है 2 और बेस कितना हो जाएगा, तो इसी हिसाब से ये जो एंगल मिलेगा ये φ3 के लिए मिलेगा। ऐसे डिपेंड करता है कितने, या पोल हो चाहे जीरो हो, ऐसे करके हम एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकाल के हमें एंगल ऑफ डिपार्चर निकालें, एक पोल का निकालेंगे, जैसे ये है, ये इसके लिए अगर निकालेंगे तो ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो मिला, एक है -45 डिग्री, किस केस में है, इस केस में -45 डिग्री है, और इसके लिए +45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे पता था आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला था, -2.83 ये मिला था ना। तो ये देखो, ये जो है अब एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, जो जैसे कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल है उस केस में एंगल ऑफ डिपार्चर कहाँ ये होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ 2.83 पे टच करेगा। तो ये देखो, ये जो है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, तो ये ऐसे होके 2.83 -2.83 ये टच करेगा, और ये इसका एंगल क्या है +45 डिग्री। और इस केस में ये जो एंगल है, ये ऐसा है, ये क्या है -45। तो -45 की ये जो एंगल है, ऐसे करके हम ये ऐसे स्लोप लेके और इसको +2.83 पे हम टच करा देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये टच करेगा, और ये एंगल ऑफ डिपार्चर कहाँ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे +2.83 -2.83 पे टच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिपार्चर। सिमिलरली हम अगर कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ जीरोज है उस केस में एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे, ठीक है। तो और एक पॉइंट था, हम के का रेंज निकालेंगे। के का रेंज कैसे निकालेंगे, के का रेंज जैसे राउथोरिज के हेल्प से सॉल्व किए थे, तो क्या था उसके केस में 32 माइनस के डिवाइड बाय 4 था। और जो फर्स्ट कॉलम देखना, और एक था के, तो के का क्या रेंज होगा सो दैट सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो के का सबसे पहले के का अगर ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें राउथोरिज के हेल्प से हम कैसे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, पहला कॉलम जो है वो सारे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया दैट मीन्स जितना बार साइन चेंज हुआ उतना रूट्स राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन में रहेगा, दैट मीन्स सिस्टम अनस्टेबल है। तो यहाँ पे के का क्या रेंज होगा, के शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट कॉलम। और क्या है, ये जो है 32 - 4 के डिवाइडेड 4, तो के का क्या वैल्यू होना चाहिए, के का वैल्यू अगर लेस देन 32 है, के का वैल्यू अगर लेस देन 32 है, तो ये क्या होगा, ये मान लो 31 है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और चाहे 30 हो ये पॉजिटिव रहेगा। तो लेस देन 32 के केस में इस फर्स्ट कॉलम जो है राउथोरिज जो हम सॉल्व किए थे पॉइंट नंबर 7 स्टेप 7 में सॉल्व किए थे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस केस में ये के का रेंज क्या होगा, के लेस देन 32 और ग्रेटर देन 0। तो ये है रेंज ऑफ के ग्रेटर देन 0 और लेस देन 32। दिस शुड बी द रेंज ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम विल रिमेन स्टेबल, ठीक है। और अगर सस्टेन ऑसिलेशन मार्जिनल स्टेबल की बात करेंगे, तो ये किस केस में होगा, ये जो है ये अगर 32 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये इस केस में के अगर के का वैल्यू अगर 32 है, दैट मीन्स ये सस्टेन ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा, और इसको बोलेंगे मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो के का रेंज 0 से 32 के बीच में होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, और मार्जिनल स्टेबल के लिए इक्वल टू 32 होना चाहिए, सो दैट सिस्टम मार्जिनल स्टेबल रहे, और जो ऑसिलेशन होगा वो सस्टेन ऑसिलेशन होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था राउथोरिज, ये था रूट लोकस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।